गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम RSCIT आई लर्न असेसमेंट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम शॉर्ट में MS एक्सेल भी बोलते हैं। तो चलिए हम इसके प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न कि MS एक्सेल 2019 में सेल्स रेफरेंस शब्द का क्या अर्थ है। तो सेल्स रेफरेंस का मतलब होता है सेल का एड्रेस। सेल के एड्रेस को समझने के लिए हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये पता होना चाहिए कि कॉलम क्या होता है, दूसरा हमें रो का पता होना चाहिए, रो क्या होती है, और उसके बाद हमें पता होना चाहिए सेल क्या होती है। तो सबसे पहले हम तीनों टर्म्स को समझते हैं। जब आप MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो आपको वर्टिकल लाइनें दिखती हैं, इन्हें बोला जाता है कॉलम्स। इनको मोस्टली ABCDEFGH इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। MS एक्सेल में कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी मिलती हैं और इन लाइनों को बोला जाता है रो। रो जो होती है ना, वो अंकों में प्रदर्शित होती है, 1 2 3। ठीक है। कॉलम हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलता है और रो हमेशा लेफ्ट से राइट चलती है। तो जब कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और रो लेफ्ट से राइट जाएगी, तो एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं। जहां पर रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं उसको कहा जाता है सेल। क्लियर। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम सेल एड्रेस को देखते हैं। तो A नंबर का जो कोई, मैं इसको थोड़ा सा एक बार रेड कलर में ले लेता हूं। देखो, A नंबर का जो कॉलम है ये ऊपर से नीचे जा रहा है और 1 नंबर की जो रो है ये लेफ्ट से राइट जा रही है। तो ये एक दूसरे को टच किए, ये लो यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को काटा है, ये बन गई आपकी सेल। जहां ये जो खाने दिख रहे हैं ना आपको, जितने भी खाने दिख रहे हैं ये किसी न किसी रो और कॉलम के काटने से बने हैं। जैसे हम इस खाने की बात करते हैं पर्टिकुलर, नीचे देखिए, ये इधर से 3 नंबर की रो जा रही है, ऊपर से D नंबर का कॉलम आ रहा है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस बिंदु पे। तो यहां पर एक सेल का निर्माण हुआ। अब सेल एड्रेस की बात करते हैं। सबसे पहले हम पहली सेल की बात करते हैं जहां A नंबर का कॉलम और 1 नंबर की रो एक दूसरे को मिल रहे थे। तो इस सेल का एड्रेस हो गया था A1। पहले कॉलम लिखा जाएगा सेल एड्रेस में, उसके बाद में रो लिखी जाएगी। अब हम नीचे वाले की बात करते हैं। D नंबर का कॉलम ऊपर से आ रहा है, 3 नंबर की रो इधर से जा रही है, ये दूसरे को काटते हैं और यहाँ पर एक सेल बनती है। इस सेल का एड्रेस हो गया D3। D नंबर का कॉलम और 3 नंबर की रो। ठीक है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इस सेल का एड्रेस बताना है जो मैं अभी ऊपर दिखा रहा हूं आपको। E नंबर का कॉलम और 1 नंबर की रो, ये जो सेल आपको दिखाई दे रही है, इस सेल का एड्रेस बताना है। तो सेल का एड्रेस कैसे डिनोट करते हैं, पहले कॉलम यानी कि E नंबर का कॉलम और फिर रो, पहले नंबर की रो है तो E1, इसका सेल एड्रेस क्या हो जाएगा, E1। ठीक है। तो चलिए अब हम इसको रफ करते हैं। प्रश्न नंबर 2, ये यहाँ पर टाइम लगाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आगे आने वाले कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जहां पर इनका रोल होगा, सेल, कॉलम, रोज, है ना, इनके बारे में पता होना चाहिए, बेसिक्स है ये। अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। एक्सेल 2019 में एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है। तो डाटा की रेंज पर एग्रीगेट एनालिसिस परफॉर्म करता है। प्रश्न नंबर 3, एक्सेल 2019 में विंडो को विभाजित करने के लिए किस मेन्यू विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले व्यू टैब में जाएंगे, उसके बाद स्प्लिट पे क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 4, एक्सेल 2019 में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए मैक्स,
और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए मिन फॉर्मूले का यूज किया जाता है। मैक्स मतलब मैक्सिमम और मिन मतलब मिनिमम। प्रश्न नंबर 5, एक्सेल 2019 में फंक्शन काउंटा क्या करता है? तो किसी रेंज में उन सेल की संख्या की गणना करता है। प्रश्न नंबर 6, एक्सेल 2019 में एचलुकअप फंक्शन वीलुकअप फंक्शन से किस प्रकार से भिन्न है? तो एचलुकअप क्षैतिज रूप से सर्च करता है, जबकि वीलुकअप लंबवत रूप से सर्च करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, एक्सेल 2019 के सेल में टेक्स्ट को रैप का विकल्प आपको किस मेन्यू में मिलता है? तो आंसर हो जाएगा होम टैब में। प्रश्न नंबर 8, एक्सेल 2019 की स्टार्ट स्क्रीन जो प्रोग्राम लॉन्च करने के तुरंत बाद दिखाई देती है, इसमें क्या शामिल है? 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 9, एक्सेल में फॉर्मूला शुरू होता है तो बराबर के चिन्ह से। प्रश्न नंबर 10, एक्सेल में मैक्रो बनाने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? VB। प्रश्न नंबर 11, एक्सेल में कॉलम को लेबल किया जाता है, तो कॉलम जो होते हैं ना उनको ABCD इनसे लेबल किया जाता है, तो ABC इत्यादि। प्रश्न नंबर 12, एक्सेल में गोल सीक फीचर का क्या उद्देश्य है? वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए। वांछित का मतलब जो यूजर इच्छा कर रहा है, जैसा परिणाम यूजर को चाहिए। प्रश्न नंबर 13, एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Alt के साथ में एंटर। प्रश्न नंबर 14, एक्सेल में शॉर्टकट की Ctrl+R का उपयोग किया जाता है सिलेक्शन को एक्टिव सेल्स के साथ में राइट में फिल करना। प्रश्न नंबर 15, MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कंट्रोल के साथ 1। प्रश्न नंबर 16, MS एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन निम्नलिखित का उपयोग करके किया जाता है, तो संयोजन करने के लिए एम्परसेंड का यूज किया जाता है। एम्परसेंड का यूज कैसे? जैसे मान लीजिए हमें यहाँ मैंने एग्जांपल भी दे रखा है कि A नंबर की जो सेल है A1 उसके डाटा का संयोजन B1 के साथ करना है, तो हम इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे, A1 एम्परसेंड का साइन और B1। प्रश्न नंबर 17, MS एक्सेल 2019 में आप डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं? तो सबसे पहले डाटा में जाएंगे, उसके बाद सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 18, MS एक्सेल 2019 में संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल के साथ में स्पेस बार। प्रश्न नंबर 19, MS एक्सेल 2019 में किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एक्सेल जो है ना वो स्प्रेडशीट होता है। ठीक है, एक्सेल में कोई भी फाइल बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। अगर हम MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं तो उसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट। क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट। और पावर पॉइंट में कोई फाइल बनाते हैं तो उसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन। ठीक है, तीनों को ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 20, एक्सेल वर्कस्पेस से आपका क्या तात्पर्य है? तो वर्कबुक का ग्रुप। प्रश्न नंबर 21, G2 से सेल M12 की रेंज के लिए सही संदर्भ क्या है? देखो G2 से M12, तो से का मतलब होता है रेंज ऑपरेटर चिन्ह, ये वाला चिन्ह, इसे हम बोलते हैं रेंज ऑपरेटर चिन्ह। जब भी कोई रेंज दी जाती है ना, जैसे हमने कहा कि भाई A1 से लेकर और A7 तक डाटा को ऐड करना है, जोड़ना है, तो हम जो से है ना इसकी जगह ये रेंज ऑपरेटर चिन्ह लगा देंगे, तो सेल रेंज हो जाएगी A1 से A7। तो ठीक उसी प्रकार से G2 से M12 करनी हो तो G2 और M12 के बीच में हम रेंज ऑपरेटर चिन्ह को लगा देंगे। क्लियर? प्रश्न नंबर 22, सेल B1 से B7 में रखी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या की गणना करने के लिए सही फॉर्मूला कौन सा है? तो लार्ज और वो सेल रेंज यानी कि B1 से B7 और कोमा लगा के 1। प्रश्न नंबर 23, नीचे दिए गए चित्र में सेल A1 में वर्कशीट का शीर्षक दिखाई दे रहा है, लेकिन सुरेश चाहता है कि यह सेल A1 से F1 तक सेंटर में दिखाई दे, तो इसके लिए सुरेश को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए मर्ज एंड सेंटर करना पड़ता है। सबसे पहले A1 से लेकर के F1 तक की जो सेल है उसको सेलेक्ट करें, उसके रो को सेलेक्ट करें, उसके बाद में
मर्ज एंड सेंटर का जो ऑप्शन होता है उसको प्रेस करें। मर्ज एंड सेंटर का जो ऑप्शन है वो होम टैब में ही आपको मिल जाता है। प्रश्न नंबर 24, सेल के रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा F4। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वैध डेटा टाइप नहीं है? आंसर लेबल। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित उदाहरण में फील्ड आर्ग्यूमेंट छोड़ दिया गया है यदि फॉर्मूला इक्वल टू डी काउंट A1 से A8, F2 से G3 का सेल B10 में टाइप किया गया है तो नीचे दिए गए चित्र को देखकर सही उत्तर ढूंढे। आंसर 3। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में नहीं है? इक्वल टू AVG। AVG एवरेज के लिए बोला है इन्होंने, लेकिन एवरेज के लिए हम पूरा नाम लिखते हैं AVERAG। ठीक है, AVERAGE ये पूरा नाम लिखा जाता है, शॉर्ट में AVG फॉर्मूला काम नहीं करता। और वैसे भी हम देखें तो किसी भी फॉर्मूला फंक्शन के से पहले इक्वल टू का चिन्ह लगाना जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला एक्सेल में सही ढंग से एंटर नहीं किया गया? देखो ये आंसर 97 + 45, क्योंकि इससे पहले अगर इक्वल टू का चिन्ह होता तो ही 97 + 45 को ये जोड़ पाता। प्रश्न नंबर 29, चित्र को देखें और सही उत्तर चुनें जिसे सेल D2 में प्रदर्शित किया जाना है 160। प्रश्न नंबर 30, चित्र में दिखाए गए डी सम के उदाहरण के लिए DSUM फंक्शन किस मानदंड का उपयोग करता है? 1 तथा 2 दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31, चित्र में नीले वृत्त में अंकित फोल्डर विकल्प ले कौन सा कथन सत्य है? सभी रिसेंट लोकेशन जहां आपने वर्कबुक एक्सेस की है या सेव की है। प्रश्न नंबर 32, आनंद अपनी वर्कशीट में सेल A7 में ऑटो सम करना चाहते हैं, इसके लिए वह ऑटो सम शॉर्टकट कुंजी Alt += का उपयोग करना चाहते हैं। जहां यहाँ दिए गए चित्र को देखें और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा रेंज A5 से A6 का योग से सेल A7 में दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 33, यहाँ प्रश्न कुछ बड़े दिए गए हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। अंकित बायोलॉजी क्लास के अंकों के औसत की गणना करना चाहता है जहां सुरेश इंस्ट्रक्टर है। नीचे दिखाए गए चित्र को देखकर सही मानदंड चुनें जो वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए पीले हाईलाइट किए गए सेल में दिया जाना चाहिए। आंसर बायोलॉजी एंड सुरेश। प्रश्न नंबर 34, किंटन अपने डेटाबेस फाइल में डीसम फंक्शन का यूज करना चाहता था, उसने उसे अपनी फाइल में उपयोग किया। चित्र में दर्शाए गए उदाहरण में प्रयुक्त फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? आंसर 23। प्रश्न नंबर 35, काउंट फंक्शन तारीखों की गिनती भी कर सकता है यदि सही प्रारूप में ठीक से लिखा गया हो। रोज यह गिनना चाहता है कि उसके एक्सेल वर्कशीट के कॉलम ए में कितनी तारीख एंट्रीज हैं। चित्र देखें और सेल B2 में प्रदर्शित वैल्यू क्या होगी? आंसर 8। प्रश्न नंबर 36, जब आप एक्सेल 2019 स्क्रीन लॉन्च करते हैं तो यह अलग अलग टेम्पलेट थंबनेल दिखाता है। टेम्पलेट थंबनेल जो आपको एक्सप्लोर करने के लिए कई विशेषताओं को सीखने की अनुमति देता है, उसे क्या कहा जाता है? तो वेलकम टू एक्सेल। प्रश्न नंबर 37, कौन से एक्सेल 2019 में किस फीचर का उपयोग को बार, लाइनों या पाई स्लाइड्स के माध्यम से डेटा को दृश्यमान रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है? देखो बार, लाइन, पाई ये चार्ट के प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ट। प्रश्न नंबर 38, आप एक्सेल में वर्तमान दिनांक कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो टुडे करके, डेट और टाइम इंसर्ट कराने के लिए टुडे का ऑप्शन इक्वल टू टुडे। प्रश्न नंबर 39, रो एवं कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? तो रो और कॉलम जहां पर एक दूसरे को
प्रतिच्छेद करते हैं उस एरिया को कहा जाता है सेल। ठीक है, आंसर हो जाएगा सेल। प्रश्न नंबर 40, हाईलाइट किया गया ड्रॉप डाउन हैंडल विकल्प प्रदान करता है। आंसर ए और दो दोनों। प्रश्न नंबर 41, किसी निर्दिष्ट शर्तें को पूरा करने वाली सेल की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। आंसर काउंट इफ। प्रश्न नंबर 42, एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्यात्मक प्रविष्टियां हैं। इक्वल टू काउंट। प्रश्न नंबर 43, परिपक्वता पर ब्याज का भुगतान करने वाली सुरक्षा के लिए अर्जित ब्याज वापस करने के लिए एमएस एक्सेल में फंक्शन है। तो इक्वल टू एक्रीएंटम। ठीक है, ACCRINTM। तो इसी के साथ हमारा एमएस एक्सेल वाला असेसमेंट भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।